नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और इस बार हम आ पहुंचे हैं सिरसा लोकसभा सीट का जायजा लेने। इस लोकसभा सीट में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुद्दा है वो है डेरे का मुद्दा, क्योंकि अभी तक के चुनावों में ये देखा गया है कि डेरे का चुनावों के दौरान काफ़ी प्रभाव रहता है। तो अभी भी क्या वही स्थिति है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि सिरसा लोकसभा सीट की प्रोफाइल क्या कहती है। तो चलिए मेरे साथ नज़र डालते हैं सिरसा लोकसभा सीट की प्रोफाइल पर। उत्तर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाने वाला शहर सिरसा। लोकसभा सीट के लिहाज से देखें तो फतेहाबाद, जींद और खुद सिरसा शहर को मिलाकर बनती है लोकसभा सीट सिरसा। पुराने जमाने में जिसे सिरसा पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था, आज वो चुनावी लिहाज से हर सियासी दल के लिए एक अहम सीट साबित होती है। सियासी तौर पर देखिए तो 2014 के लोकसभा चुनावों में ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के खाते में आई थी और उसके उम्मीदवार चरणजीत सिंह रोड़ी को कामयाबी मिली थी। हालांकि सिरसा लोकसभा सीट पर ज्यादातर कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी को कभी भी जीत नहीं मिली है। इसकी वजह जानने के लिए वोटों का गणित और मतदाताओं का आंकड़ा समझना जरूरी हो जाता है। आंकड़ों की बात करें तो सिरसा में कुल वोटर 1,74,000 के करीब है, जबकि कालावली में ये तादाद 1,71,000 के आसपास है। उधर रानिया में 1,74,000 के करीब वोटर हैं, जबकि डबवाली में कुल वोटर 1,92,000 तक है। यही आंकड़ा ऐलानाबाद में 1,75,000, नरवाना में 1,97,000, फतेहाबाद में 2,32,000 और रतिया में 2,07,000 से कुछ ही ज्यादा है। वहीं टोहाना की बात करें तो यहाँ पर कुल वोटरों की तादाद 2,11,600 तक है। अब जरा थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। सिरसा लोकसभा सीट का गठन 1962 में हुआ था। तब से लेकर आज तक इस सीट पर बीजेपी को कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। 1962 से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस को 9 बार जीत मिली है, जबकि इनेलो को यहां 1989, 1998, 1999 और साल 2014 में जीत हासिल हुई थी। माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सिरसा सीट पर कांग्रेस और इनेलो के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन केंद्र में और राज्य की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने की वजह से दोनों पार्टियों के लिए यहां जीत के लिए संघर्ष और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिरसा में दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और इसका फायदा उठाने के लिए और अपनी अपनी पार्टी को जीत का स्वाद चखाने के लिए हर पार्टी को यहां एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। छठे चरण में 12 मई को हरियाणा में वोटिंग होनी है। इसमें सिरसा जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 9,10,505 मतदाता वोट डालेंगे, जबकि अन्य हलकों के मतदाताओं की संख्या भी करीब 17.5 लाख तक है। इसमें 1,066 सर्विस वोटर भी हैं और 20,492 नए मतदाता भी शामिल हैं। सिरसा जिला में 993 पोलिंग बूथ हैं। इनमें कालावली में 193, डबवाली में 217, रानिया में 193 और सिरसा में 200 और ऐलानाबाद में 190 पोलिंग बूथ शामिल हैं। ऐसे में इस बार सिरसा लोकसभा सीट पर हर पार्टी की कोशिश अपना झंडा बुलंद करने की रहेगी। हालांकि उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सभी पार्टियों की कोशिश इस बार सिरसा से मजबूत दावेदारों को पेश करना है, जिससे इस सीट पर अपना परचम लहराया जा सके। सिरसा लोकसभा सीट में प्रोफाइल के बाद अब बात करेंगे डेरे की, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यहाँ चुनावों के दौरान डेरे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या यूं कहें कि काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन अब चूंकि डेरा प्रमुख जेल में कैद है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अभी भी डेरे का उतना ही प्रभाव है? चलिए देखते हैं। एक दौर था जब हरियाणा के सियासत में डेरा सच्चा सौदा का अपना रुतबा होता था। राजनीति की दिशा और दशा तय करने में सिरसा का डेरा सच्चा सौदा अहम रोल अदा करता था और शायद आज के दौर में भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम रहीम भले ही जेल में हो, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के प्रति जो आस्था लोगों की है वो आज भी बरकरार है।
क्योंकि डेरा जिस तरह की संस्था है, इसके जरिए लोगों को एक समान मानसिकता और विचारधारा में बांध कर रखने में ये संस्था बखूबी कारगर साबित होती है। और यही मानसिकता चुनावी दौर में किस तरह का रुख करती है, इसका असर राजनीति की पूरी दिशा तय करता है। शायद इसीलिए हरियाणा में सिरसा डेरे की अहमियत हर सियासी दल बखूबी समझता है। राम रहीम के पूरे वाकये के बाद से सिरसा डेरे में हलचल भले ही सामान्य रहती हो, हफ्ते में 1 या 2 बार यहां डेरे के समर्थकों के समागम होते हों, लेकिन डेरा सच्चा सौदा का चुनावी रसूख अभी भी कम नहीं हुआ है। और सियासत में हर चेहरा इसका श्रेय लेने के लिए भी तैयार रहता है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, इनेलो हो या फिर नई बनी पार्टी जेजेपी, डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों का पूरा साथ मिलने का ये सभी पार्टियां दावा करती हैं और कर भी रही हैं। सभी दलों का कहना है कि डेरे का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है और डेरा सच्चा सौदा के समर्थक चुनावों में उनका साथ जरूर देंगे। लेकिन क्या ये सच्चाई है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि राम रहीम के दौर वाला डेरा सच्चा सौदा और आज के दौर का सच्चा सौदा, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो डेरा कभी राम रहीम के इशारों पर चलता था और जिस डेरे में कभी राम रहीम को सर्वे सर्वा माना जाता था, आज वो राम रहीम भले ही जेल में है, लेकिन उसी डेरे में व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर डेरे के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु आज भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। और इन्हीं डेरा समर्थकों पर हरियाणा के सियासी तबके की नजर है, और नजर होना लाजमी भी है, क्योंकि सिरसा डेरे में बाहर से भले ही खामोशी नजर आती रहे, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीतिक तौर पर डेरे की हलचल कई मायनों में अहम है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि डेरा समर्थकों की एक बड़ी तादाद अगर हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करेगी, तो वो दिशा आखिर होगी क्या? क्योंकि राम रहीम के चरणों में हरियाणा की सियासत किस तरह से नतमस्तक होती थी, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज जब राम रहीम जेल में है, तो ऐसे में डेरा समर्थक किसके इशारे पर चलेगा? और सियासी तौर पर डेरे का श्रद्धालु, या यूं कहें कि सियासत के लिए सिरसा का सबसे बड़ा वोट बैंक, आखिर जाएगा किस ओर? ये सवाल ना सिर्फ अहम है, बल्कि हर राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले बेचैन करने वाला भी है। सिरसा लोकसभा सीट के बारे में यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही देश का भविष्य है। ऐसे में हमने कुछ युवाओं से बात की और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। आप बताइए, जो अभी मैंने बात की, चाहे वो रोजगार की है, चाहे वो शिक्षा की बात है, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि इसकी अनदेखी हुई है इस क्षेत्र की? हुई है मैडम। आज से लगभग जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री लाई गई थी। अच्छा। यहाँ बिल्कुल आप कृषि अनुसंधान बना रखा है इन्होंने उसको, अगर क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री लाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सोर्सेज और रिसोर्स जो प्राकृतिक वाले भी बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग सकती थी, जो कॉटन की लग सकती थी, क्योंकि ये बहु राज्य है कॉटन से हमारा, और इसी में कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। हमें ये उम्मीद थी कि शायद बीजेपी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शहर की व्यवस्था आप गलियों में जाके देखिए, सड़कों पर जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा शहर विद्या में और शिक्षा में कितना पिछड़ा हुआ है। मैडम, सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी को जिता करके भेजा लोगों ने, जो कि नैलो के प्रत्याशी थे। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये लोकल प्रत्याशी हैं, चलो वो तो पैराशूट उम्मीदवार था, नहीं कर पाए, ये तो लोकल हैं, अपने बीच के हैं, तो शायद ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमको पिछली बार के सेक्शन से भी ज़्यादा इसमें जो निराशा है वो देखने को मिली। तो बात ये चल रही है कि रोजगार क्या सरकार दे पाई है, विद्या क्या सरकार शिक्षा दे पाई है, ये मुद्दा हर युवक का मुद्दा है। मेरा शहर डबवाली है, मैं यहाँ से नहीं हूँ। हमारे हल्के में कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ है। जो कार्य शुरू हुए थे वो वहीं पड़े हैं। पॉलिटिक्स है, जो भी पॉलिटिक्स सिर्फ अपने ही काम कर रही है, वो किसी लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन नहीं हो रही है, और महिलाओं के बेनिफिट के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का कोई मैटर ही नहीं हो रहा है उनका। तो सुरक्षा के लिए हम कहीं पे भी जाकर देख लें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि तमाम पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या पक्ष रख रहे हैं अपनी तरफ से। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने इस लोकसभा सीट के मुद्दे आपको दिखाए और अब उन मुद्दों को लेकर अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं वो पक्ष आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कितनी दमदार है और कितनी मजबूती के साथ खड़ी है इस सीट पर? देखिए, जहाँ तक मैं लोकसभा चुनावों की बात करता हूँ और पर्टिकुलरली आपने सिरसा लोकसभा के बारे में पूछा है। सिरसा लोकसभा में जब भी हम गांवों में, शहरों में लोगों से मिलने जाते हैं, संपर्क करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति हैं, किसी वर्ग का मतदाता है, पूरी तरह से मन बनाए बैठे हैं कि हम निश्चित रूप से इस बार नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करेंगे। उनके लिए कोई अन्य किसी तरह की बाधाएं या सीमाएं नहीं है और मतदाता मन बनाए बैठा है, कैंडिडेट कोई भी आ जाए, हमारा जो कैंडिडेट है कमल का निशान है और हम वोट करेंगे कमल के निशान को। मनोहर लाल सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जो काम है, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? कई ज़िले तो ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम शहर हैं, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, ये इलाके हो गए, वो तो ठीक विकास हुआ है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जो रिमोट एरिया, जींद वगैरह इलाके हो गए, इन इलाकों में विकास छुआ भी नहीं है। आपने पहले जींद की बात की, मैं जींद पे जवाब देता हूँ। अगर जींद में विकास नहीं छुआ, एकमात्र उपचुनाव विपक्ष ने महागठबंधन के नाते लड़ा, क्या वहाँ पे हमारा उम्मीदवार नहीं जीता? क्या जनता ने अच्छे मतों से जिता करके वहाँ से हमारे विधायक को नहीं भेजा? और जिलों की बात करें, मैं दक्षिण हरियाणा की बात करता हूँ। दक्षिण हरियाणा में 1966 से लेकर के आज तक वहाँ का किसान कहता है टेल पे पानी पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर ने किया है। सिरसा की बात करूँ मैं, सिरसा के 5 जिले, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ की राजनीति, चौटाला परिवार यहाँ राजनीति करता है, चौटाला परिवार इसे अपना गढ़ मानता है और मैं कहूँगा ये गढ़ था, अब नहीं है। इस कितना खतरा देखते हैं आप ऐसे? मैं बिल्कुल खतरा नहीं समझता। जींद के चुनाव ने जो परिदृश्य दिया था, इनेलो वहाँ 5वें नंबर पे आई थी और मैं निश्चित रूप से आज भी कहता हूँ 10 की 10 लोकसभा सीटों पे इनेलो का नंबर 4था या 5वां ही रहेगा। हमें कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विकास के मुद्दे पे, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे, भाईचारे के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पे पूरी तरह बूथ लेवल पे तैयार खड़ा है और निश्चित रूप से कमल का खिलना दीवारें बोलती हैं। मैं कहता हूँ 1952 के बाद पहली बार सरसा के अंदर कमल खिलना निश्चित है। चलिए, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है जो सब जानना चाहेंगे, डेरा फॉलोअर्स का, यानी डेरा के जो समर्थक हैं उनका चुनावों में, चाहे वो लोकल लेवल के चुनाव हो या नेशनल स्तर के चुनाव हो, काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब वो जो राम रहीम अब जेल में है, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी उस चीज़ का असर होगा और पार्टियों ने भी बहुत यूज़ किया है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं किसी भी तरह की धार्मिक संस्थाओं की बात करता हूँ, सिरसा को वैसे भी धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई तरह के डेरे हैं। बाबा राम रहीम जी का डेरा भी रहा, जगमालवाली का डेरा भी रहा, यहाँ ब्रह्मदास जी हैं, उमनशाह डेरा भी है, हम यहाँ जिम्मेदारी समुदाय के भी बहुत बड़े डेरे हैं, यहाँ अपने सरसाई नाथ का मंदिर भी है, डेरा भी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो धार्मिक दृष्टि से सिरसा एक ऐसी नगरी है जहाँ धर्म रहता है, धर्म को देखा जा सकता है। अब जहाँ तक आपने सवाल किया डेरा प्रकरण के बारे में कि आप संत राम रहीम जी के बारे में जो हुआ है उसके बारे में आपकी क्या सोच है, तो डेरा के जो अनुयायी हैं उन अनुयायियों ने हमेशा सामाजिक काम किए हैं, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। होशियारी लाल जी, पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप कांग्रेस पार्टी को तमाम तरह के मनभेद के साथ इस लोकसभा सीट में कितनी मजबूती के साथ देख रहे हैं? कांग्रेस में मतभेद पहले भी नहीं थे, पहले भी कांग्रेस इकट्ठी थी और अब जो है हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में सारा हरियाणा में परिवर्तन बस यात्रा की थी और सभी लीडर उसमें सवार होकर हर गांव में, हर ज़िले में, हर जगह घूमे हैं। बड़ा अच्छा जोरदार स्वागत हुआ है और बहुत जनता आई, हर जगह जो जनता सुनने के लिए आई उनके विचार। और उन्होंने बीजेपी की जो पोल खोली है सारे हरियाणा में, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, हिसार हो, भिवानी हो, रिवाड़ी हो, सरसा हो, फतेहबाद हो, आपका टोहाना हो, रतिया हो, अम्बाला हो, कुरुक्षेत्र हो, ऐसे होते हुए फरीदाबाद जाके समापन हुआ है। सभी लीडर थे
और सभी कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आज जो कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जनता जो जुमलों वाली सरकार है उनसे लोग दुखी है, क्योंकि इन्होंने सिवाय जुमलों के कुछ नहीं किया। आपकी जब सरकार थी इससे पहले 2 टर्म आप लोग लगातार रहे, उस दौरान आपने ऐसा क्या कुछ कर लिया? अगर किया होता तो फिर बीजेपी के आने के बाद ये स्थिति नहीं होती या बोलने का मौका नहीं? जी, हमने जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी यूपी की चेयरमैन थी, तब हमने मनरेगा का अधिकार दिया, मनरेगा लागू की गरीब आदमी के लिए। हमने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया और अनेक बहुत काम किए जिससे जनता खुश थी। और ये तो खुश थी तो फिर मैं वही बात पे आ रहा हूँ, ये तो मोदी जी ने जुमला फेंका था, एक 15-15 लाख की बात कही थी, मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाया। हाँ, बेवकूफ़ बना के। हमारे बागड़ी में कहावत है भी रसगुल्ला भी सफ़ेद होता है और कपास का डोडा भी सफ़ेद होता है। लोगों ने गलती से कपास का डोडा खा लिया रसगुल्ला समझ के। हरियाणा में कांग्रेस का ऐसा कितना अच्छा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अगर रही होती तो मनोहर लाल सरकार यानी बीजेपी सरकार नहीं आई होती फिर से। जी। हमने हर तरह के काम किए। बुढ़ापा पेंशन हमने 1000 थी, हमने कहा हम 2000 देंगे। इन्होंने भी 2000 की बात कर दी, लेकिन इन्होंने 2000 कैसे दी सबको पता है। 200 रुपये साल, 200 रुपये साल दी इन्होंने, 5 साल में 1000 रुपया बढ़ा। अब हमने कहा है हम जो हमारी सरकार आ गई, हम बुढ़ापा पेंशन 3000 देंगे। हम गरीब आदमी जो है जिसकी न्यूनतम वेतन 6000 रुपये है, हम उस परिवार को 72,000 रुपये जो महिला होगी उनके खाते में जाएंगे। हमारा एजेंडा रहेगा बड़ी साफ सुथरी राजनीति करना और सबसे ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ को प्रेफरेंस देनी टॉप पे। और जो युवा बेरोज़गार हैं सबसे पहले उनका ध्यान देना। भी बेरोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई बेरोज़गार है तो वो उल्टे काम करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा और हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि उनको रोज़गार दिया जाए, चाहे रोज़गार फैक्ट्रियों में दिया जाए। जैसे दुष्यंत कह रहे हैं भी उनका एक विजन है कि वो 75% हर फैक्ट्री में एक कंपलसरी कर देंगे भी हरियाणा के ही युवक लिए जाएं। तो आगे से हाँ, आगे से मतलब इस तरह का हिसाब किताब चलेगा। और शिक्षा में इस सरकार ने और पीछे 15 साल से 10 साल कांग्रेस और 5 साल इन्होंने आज तक शिक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया। जो कॉलेज हैं उनमें आज की स्थिति ये है कि रेगुलर स्टाफ 33% है, क्योंकि मैं कॉलेज में रहा हूँ, मेरे को सारा पता है, आंकड़ों के साथ बताऊँगा आपको। और इसी तरह स्कूलों में भी रेगुलर स्टाफ है वो 40% से कम है। बाकी सारे आज ठेका प्रथा चला रखी है, सब कुछ खराब कर रखा है। युवाओं को शोषण किया जा रहा है कि उनको कम पैसे में लेकर काम वह करवाया जा रहा है। बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ रही है समान काम समान वेतन, लेकिन ऐसा नहीं कर रही सरकार। समान काम समान वेतन तो ये हुआ कि जो पे स्केल हैं, जो ग्रेड हैं, जो रेगुलर को दिए जाते हैं, और काम लेना है तो भाई उनको दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपकी तैयारी किस तरह और कितना चैलेंज आप महसूस कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, लोकसभा के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर आज के दिन कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ जो ये है कि देश की पॉलिटिक्स में, सेंटर की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हरियाणा आज के दिन पीछे रह गया। चाहे हम वो जॉब क्रिएशन की बात करें, चाहे हम वो सिक्योरिटी की बात करें, चाहे जो बेसिक सेंटर से जो फंड्स आने वो बात करें, स्मार्ट सिटीज़ की बात हुई थी बहुत, और उनमें से भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट नहीं हो पाई यहाँ पर हरियाणा के अंदर। तो आज के दिन हरियाणा के लोगों में एक बड़ी बात यह है कि भी सेंटर की पॉलिटिक्स में हरियाणा पीछे क्यों रह रहा है। और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है लोकसभा के लिए कि हरियाणा फर्स्ट। बहुत बार क्या होता है कि बड़े जो स्टेट्स हैं जिनके अंदर 20 से ज़्यादा एमपी की सीट्स होती हैं, कहीं में 25 होती हैं, यूपी जैसे स्टेट में 80 सीटें एमपी की, तो उन स्टेट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी को ज़्यादा एमपीज मिलते हैं। उस वजह से क्या होता है, हरियाणा जैसा स्टेट जो है वो पीछे रह जाता है। ये जो स्प्लिट हुआ रिसेंट, उसमें भले ही जींद में भी इसका असर दिखा है, और अब जब अभी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं। क्या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है इन चीज़ों का फ़र्क इन चुनावों पर पड़ेगा? देखिए जी, इन चीज़ों का चुनावों पे मेरे को फ़र्क होते हुए इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कहीं ना कहीं स्प्लिट होने से पहले भी लोकदल बहुत अच्छी परफॉर्म करती थी। लोकदल का एक बड़ा डेडिकेटेड वर्कफोर्स था, लोकदल के बड़े डेडिकेटेड, यही है क्योंकि ये प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बोलते हैं ना, बहुत सबकी नज़रें इस पार्टी पर थी। लेकिन जो पिछले बीते कुछ दिनों में हुआ उस पर कहीं ना कहीं इमेज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, क्या आप मानते हैं ये?
मैं इसी चीज़ पर आ रहा हूँ, इतने स्ट्रांग होने के बाद भी हम गवर्नमेंट क्यों नहीं फॉर्म कर पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो अंदर खाते पार्टी को नुकसान कर रहे थे, चाहे वो गुटबाजी में पड़ के कर रहे हो, चाहे कोई भी कारण हो। तो वो एलिमेंट्स इसकी बार बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपोज भी हुए, उनकी वर्किंग का भी पता चला और उन्हीं एलिमेंट्स को आज के दिन पार्टी से निकाल दिया। हाँ, एक स्प्लिट हुआ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ये देखिए कि आज लोकदल इस चीज़ से एक सिंगल माइंडेड पार्टी बन के इमर्ज होकर आई है। हम एक सिंगल विजन के साथ चल रहे हैं, हमें एक बहुत क्लैरिटी है हमें हरियाणा के लिए क्या विजन चाहिए, हमें बहुत क्लैरिटी है हमें रणनीति क्या अपनानी है। आज के दिन जब एक पार्टी सिंगल माइंडेड हो जाए, भले ही उसको थोड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, पर एक सिंगल माइंडेड पार्टी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से अपनी कैंपेनिंग आगे बढ़ा सकती है। एक सिंगल माइंडेड पार्टी, एक सिंगल विचारधारा की पार्टी बहुत अग्रेसिव तरीके से, बहुत सक्सेसफुल तरीके से अब स्टेट के अंदर अपना प्रदर्शन कर सकती है। तो इस हफ्ते हमने सिरसा लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, यहाँ के मुद्दों से आपको रूबरू कराया। अगले हफ्ते एक और लोकसभा सीट के कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।